नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी, प्रोफेसर समीर चौगांवकर जी, माफ कीजिएगा समीर चौगांवकर जी, और प्रोफेसर संगीत राय जी। सर सारे प्रोफेसर हो गए, वो आपके बगल में खड़े हो गए ना। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आज बड़ा दिन बिहार की खबर को लेकर के है। बिहार की पॉलिटिक्स में आज बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है, बहुत बड़ा दिन है। बीजेपी के लिए भी इतिहास बनने जा रहा है और बिहार की राजनीति में भी, राजनीतिक इतिहास में भी एक नया अध्याय। आज बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात तय हो जाएगी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये नाम सामने आ जाएगा और प्रदेश को 20 साल के बाद एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बतौर बिहार के मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार की इस पारी का अंत हो जाएगा और उसकी कुछ तस्वीरें भी आ रही है। मैं आपको शुरुआत में ही दिखा देता हूं। आज नीतीश कुमार ने अपनी आखिरी कैबिनेट की मीटिंग की और उसके बाद उनको सभी साथियों ने जिस तरीके से विदा किया उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये बाहर सब उनको एक साथ फिर छोड़ने भी आए इस मीटिंग के बाद। अंतिम उनकी मीटिंग थी। कल तक भी नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए। वो एक पुल का निरीक्षण करने के लिए चले गए थे। दिल्ली आए थे जब पहले वो राज्यसभा की शपथ लेने के लिए, तो उन्होंने कहा था बहुत काम किया बिहार में, अब मैं दिल्ली में फिर से काम करना चाहता हूं। तो ये अभी आज की भी लेटेस्ट तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति का पर्याय सा बन गए थे, बिहार की सरकार का पर्याय बन गए थे। इतना लंबा वक्त बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री रहना, मैं आपको आज बताऊंगा कि किस पार्टी से कौन कितने वक्त तक मुख्यमंत्री रहा, लेकिन 20 साल तक बिहार की केवल सरकार को ही नहीं बल्कि पूरी राजनीति को डोमिनेट किया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द पूरी बिहार की राजनीति चलती रही और नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत कुछ दिया भी। हालांकि उनके आखिरी कुछ वर्षों के अंदर उनका इधर उधर गठबंधन कर लेने से ज़रूर कई बार जो है उनको शपथ लेनी पड़ी। 10 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन अब आज वो बात भी होगी, लेकिन नीतीश कुमार का योगदान बिहार के लिए जो है उसको तो कम करके नहीं बताया जा सकता। वो तो जो उन्होंने किया है वो किया है और वो बिहार वाले सबसे ज़्यादा जानते हैं। और इस तस्वीर में आपको वो चेहरे भी नज़र आ रहे होंगे जो अब आपको अगली सरकार के मुखिया या उनके साथी दिखाई देंगे। ये सारे फैसले आपसे थोड़ी देर में होंगे। कुछ लोगों की आंखें भी भीगी हुई सी दिखाई दे रही हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मैं आपको ये बताऊं कि कौन कौन जो है अब आज क्या होगा। पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक, फिर एनडीए विधायक दल की बैठक। इसमें नाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो नाम कौन सा है जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा चल रही है, वही वो नाम है क्या? नीतीश कुमार के बेटे वो राजनीति में आएंगे क्या? वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे? इस सब पर पक्की खबर मैं आपको अब से थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही हैं अभी, इस पर एक बार हम लोग बात जरूर कर लें। नीतीश कुमार की बतौर मुख्यमंत्री अंतिम कैबिनेट मीटिंग, और अब से थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि वो फिर इस्तीफा भी अपना जो दे दें। 3 बजे के बाद बताया जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे। 3:15 बजे के करीब वो राज्यपाल से मिलकर के जो जानकारी आई है वो ये आई है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता का चुनाव हो जाने के पश्चात ही वो रिजाइन करेंगे। वो इंश्योर कर लेना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी पसंद का नेता उसी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, जिससे उस पर सहमति ली गई है। हाँ, जो चुन लिया जाए उसके बाद ही जो है वो रिजाइन करेंगे, ऐसा जानकारी आई है। जिसको कहते हैं ना, एक ग्रे पॉइंट चलता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो बिहार के लोगों ने लिख करके मुझे बोला कि सर ऐसे ऐसे चल रहा है पूरा। एक बार पूरी खबर सर फिर बताई दें। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए और पटना से नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, तस्वीरें आ रही हैं नीतीश कुमार को उनके साथियों ने आखिरी मीटिंग के बाद जिस तरीके से उनको सेंड ऑफ दिया, अच्छी तस्वीरें हैं ये। अब आज जो नाम पता चलेगा हमें, क्या वो नाम अब तय है? क्या बता सकते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा? नीतीश इस्तीफा कब देंगे? बीजेपी से सम्राट चौधरी होंगे मुख्यमंत्री और अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा सौरभ, इसमें कोई भ्रम नहीं। और दूसरी चीज़ कि जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम होंगे जो कि कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के साथ। उनमें से एक डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और दूसरे होंगे जो अभी मौजूदा डिप्टी सीएम रहे हैं भी विजय चौधरी। विजय चौधरी हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार के बेहद खासम खास हैं और एक तरह से निशांत की ग्रूमिंग की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर रहेगी कि सीधे सीधे निशांत की एंट्री हो रही है। अगर गवर्नेंस में या गवर्नमेंट में वो आ रहे हैं तो गवर्नेंस के पहलू को समझाने के लिए विजय चौधरी उनके एक तरह से गार्जियन के तौर पे सरकार में काम करेंगे। तो जेडीयू के ये 2 नाम तय हैं और बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे सौरभ। इसके अलावा सरकार के गठन को लेकर सौरभ अभी एक बातचीत चल रही है। बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी और अभी लगभग आप जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तब यही 3 नाम तय हैं जो कि कल शपथ लेंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल में किसी भी और नाम को अभी तक तय नहीं किया गया। हालांकि शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सिर्फ यही 3 नाम रहेंगे या कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाया जाएगा। अभी तक के हिसाब से
सिर्फ ये 3 नाम हैं। अगर शाम तक कुछ और नाम तय आते हैं तो सौरभ वो भी रिपोर्ट करेंगे हम लोग। कल शपथ ग्रहण होगा, कैसा समारोह होगा, वो किस पैमाने पर किए जाने की बातें चल रही हैं। पहले बातें आ रही थी कि शायद प्रधानमंत्री भी जाएं। नहीं सर, प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं और समझा जा सकता है कि अगर 3 ही शपथ हो रहा है तो एक छोटा कार्यक्रम किया जाएगा और अभी तक के हिसाब से 3 ही नाम को तय किया गया है तो एक छोटा कार्यक्रम ही किया जाएगा। और एक बार आज जब बीजेपी विधायक दल की बैठक में नाम तय हो जाएगा तो 4 बजे के आसपास नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, वो इस्तीफा सौंपेंगे, फिर 5 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। वो सारी चीज़ें औपचारिकता होंगी सौरभ। और शुक्रवार देर रात सम्राट चौधरी के नाम को तय कर लिया गया था। शनिवार सुबह इंडिया टीवी ने उस बात को रिपोर्ट भी किया था। तो लगभग बीजेपी की जो लाइन थी सौरभ, और बीजेपी ने एक बार जैसे ही सम्राट चौधरी की एंट्री हुई है बीजेपी में सौरभ, और उनकी लकीर को आप देखें तो शुरू से ये समझ में आ रहा था कि नीतीश कुमार के बाद अगर बीजेपी के हिस्से में मुख्यमंत्री आता है तो बीजेपी उस रोल के लिए सम्राट चौधरी को तैयार कर रही है। अन्यथा सौरभ सोचें कि 2017-18 में कोई बीजेपी जैसे संगठन में आता है और ऐसा नहीं है कि बिहार बीजेपी में नेता नहीं थे और 2022 तक उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाती है, फिर डिप्टी सीएम पहली सरकार में बनाया गया, फिर दोबारा इस बार बनाया गया, होम मिनिस्टर उनके लिए लिया गया। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही थी कि पार्टी का टॉप लीडरशिप उनको नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा है और उसी लिहाज से उनमें इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका रिजल्ट आज औपचारिक तौर पे नाम चयन के साथ मिलेगा और कल शपथ ग्रहण के बाद। नीतीश, एक बार आप बता दें क्या बज़ है इस वक्त वहां पर। नीतीश कुमार की आखिरी मीटिंग भी हो गई है, इस्तीफे का क्या वक्त जो है वो तय किया गया है, और क्या जी जो अब नई सरकार के चेहरे देवेंद्र ने जो बताया होंगे, इसमें इसके पीछे क्या कैलकुलेशंस दिखाई देती हैं? जी देखिए, ये लगभग तय माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे। और सही कह रहे थे देवेंद्र, ये पहले से ही इस बात की तैयारी की जा रही थी कि सम्राट चौधरी को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा था, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है सम्राट चौधरी का जातीय समीकरण के हिसाब से फिट बैठना। चूंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी अंत हो रही है, इसका एहसास सबको था, पिछले कई सालों से था, और इसलिए जेडीयू माफ कीजिएगा बीजेपी ये चाहती थी कि जो नीतीश कुमार का लवकुश वोट बैंक है 10% का, कुर्मी, कोयरी, धानुक, इसे अपने साथ जोड़ कर रखा जाए। और जाहिर है ये बीजेपी के लिए एक बोनस वोट के तौर पर आगे काम करेगा, और इसलिए सम्राट चौधरी के लिए पहले से पृष्ठभूमि बनाई जा रही थी। और यही कारण है कि आप देखेंगे जब से पिछले 2-3 सालों में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, बिल्कुल साये की तरह, बिल्कुल उनके साथ। जिस सम्राट चौधरी ने मुरेठा बांधने की बात कही थी नीतीश कुमार को हटाने तक, उस सम्राट चौधरी ने अपने रिश्तों को सुधारा और फिर धीरे धीरे नीतीश जो है वो सम्राट के बहुत करीब हुए, सम्राट उनकी पसंद के बने। और बीजेपी के लिए बात बिल्कुल सही बैठ रही थी कि यदि लवकुश समाज को हम जोड़ कर रखें तो बेहतर होगा, और यदि नहीं बनाया जाता तो ऐसी स्थिति में बिखराव की आशंका थी लवकुश वोट बैंक में। आरजेडी की तरफ से लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ, 25 से 30 नीतीश कहा गया था, लेकिन देखिए उनको 5 महीने में हटा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में लवकुश समाज में बिखराव की आशंका थी। लवकुश समाज को ऐसा बिल्कुल एहसास न हो कि उसके हाथ से सत्ता निकल गई है, और इसके लिए भी सम्राट जो है सबसे मुफीद चेहरा है। यदि सम्राट मुख्यमंत्री बनते हैं, लवकुश को ऐसा लगेगा कि सत्ता उसके पास है, और ऐसे में आने वाले दिनों में भी जब धीरे धीरे समय बीतेगा, बीजेपी के साथ ये वोट बैंक जुड़ जाएगा। जैसे नीतीश कुर्मी जाति से थे, लेकिन कुशवाहा और धानुक का समर्थन उनको लंबे समय तक मिला, तो उसी तरह अब जब सम्राट एक प्रतीक हो जाएंगे लवकुश समाज के सत्ता के, तो ऐसी स्थिति में लवकुश समाज उनके साथ रहेगा। ईबीसी का जो वोट बैंक है उसको लेकर भी एक अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी ईबीसी में एक प्रयोग कर सकती है, लेकिन वहां दिक्कत ये थी 112 जातियां हैं, किसी एक जाति को नेतृत्व देकर आप सभी जातियों का सहयोग मिलने या वो आपके साथ उस तरह से जुड़ जाए उसका आकलन नहीं कर सकते थे। तो सबसे बेहतर ये समझा गया कि पिछड़ों में यादव के बाद जो सबसे बड़ी आबादी है 10% लवकुश की, उसको अपने साथ जोड़ा जाए। और जाहिर है एक बात से निशांत के बारे में पूछना चाहता हूं नीतीश, क्योंकि ये खबरें 1-2 रोज पहले तक तो ये थी कि वो अभी भी असमंजस में है, क्या ऐसा वाकई था या ये तय पहले जेडीयू कर चुकी थी और निशांत भी मन बना चुके थे और वो डिप्टी सीएम होंगे? देखिए, नीतीश कुमार को जब राज्यसभा जाने का फैसला हुआ था उस समय आपको याद होगा इसी कार्यक्रम में हमने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। ये लगभग तय हो चुका था, लेकिन बाद में निशांत की जो एक कोर टीम बनी जेडीयू के युवा विधायकों की, उनके साथ उनकी बातचीत हुई। फिर उसके बाद जब अभी हाल में पिछले 1 हफ्ते से वो सभी विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, सबको बुलाया जा रहा है, फ़ोन किया गया है और उनसे उनकी राय ली जा रही है। अधिकतर यही कर रहे हैं, निशांत आपको आना चाहिए, सरकार का हिस्सा बनना चाहिए, तभी पार्टी
एकजुट रह सकेगी, तभी पार्टी बचेगी। लेकिन कुछ सहयोगियों की ये राय थी और निशांत को भी ये लगा कि कहीं सीधे सरकार का हिस्सा बनना, सीधे डिप्टी सीएम बनना, ये उनकी आगे के ख्याल से भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कुछ लोगों ने ये राय दी कि दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जब सीधे वो मंत्री बने थे तो उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी, सोशल मीडिया पर भी इस बात की काफ़ी चर्चा हुई। तो कहीं मेरे साथ भी ऐसी, मेरी छवि भी ऐसी ना बन जाए, और हम संगठन में काम करना चाहते हैं। जो टीम निशांत एक बन गई है, उनके कई विधायकों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि संगठन में काम करें, पने अनुभव लें, बिहार के अलग अलग जिलों में जाएं, घूमें, और तब वो बाद में सरकार का हिस्सा बने। तो इसको लेकर वो काफ़ी उधेड़बुन में थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल तक ये फैसला अंतिम रूप से नहीं हुआ था, लेकिन फिर संजय झा और ललन सिंह को इस काम की जिम्मेदारी दी गई और उन दोनों नेताओं ने उन्हें समझाया, तैयार किया है। और अब जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि निशांत अब इसके लिए लगभग मान गए हैं और बहुत संभव है कि कल जो 2 डिप्टी सीएम होंगे, विजय चौधरी और दूसरे निशांत होंगे, तो शपथ ग्रहण इन्हीं तीनों का कल होगा। जी बिल्कुल, देवेंद्र ने खबर दी ही कि ये तय है कि सम्राट चौधरी सीएम, डिप्टी सीएम निशांत और विजय चौधरी। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका, नीतीश चंद्र आपका। अब इसमें ज्यादा गुंजाइश जो है कि इनके अलावा कौन हो सकता था, उसकी भी अब क्या बात करें, अब तो थोड़ी देर में नाम ही जो है वो सामने आ जाएगा अपेक्षित। लेकिन जो चर्चाएं नीतीश जी के इस्तीफा देने की खबरों से शुरू हुई थी, वही बातें लगभग कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और देवेंद्र और नीतीश दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत अंदर से जानते हैं। वैसे भी ये लगभग ओपन सीक्रेट है, कोई इसमें गेस भी लगाने जैसा नहीं है। अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो जाए उप मुख्यमंत्री से, और निशांत को, चूंकि नीतीश जी के पुत्र हैं तो उनको बनना है विजय चौधरी को एक होल्डिंग हैंड के तौर पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या सचमुच इसी तरह से करके आगे बढ़ने की स्थिति में है? देश में और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी आज 14 अप्रैल है, बार बार एक ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति का नहीं बना सकती है? और जब बिहार जैसे राज्य में अगर 2.5% का नीतीश कुमार प्रतिनिधित्व करने वाले कुर्मी जाति का जो कोयरी है उनसे ज्यादा है, वो 4% से अधिक हैं, तो ठीक है, वो सम्राट चौधरी उससे आएंगे, फिर धानुक उससे कम है, लगभग ये 9-10% हो जाते हैं। मूल सवाल यहां ये है कि क्या सम्राट चौधरी को इसलिए सिर्फ बनाना है क्योंकि कुर्मी कोयरी का एक जो कॉम्बिनेशन था वो चल रहा था? क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति से कहीं आगे बढ़ पाई है? किसी एक राज्य में ऐसा कोई उदाहरण हो बताइए। नहीं है ऐसा उदाहरण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू आइडेंटिटी की बात करती है, उसमें वो बात करती है कि ओबीसी, ईबीसी, ये नीतीश जी की राजनीति थी। इसको समझिए, इसको मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। ये नीतीश जी की राजनीति थी कि ओबीसी में ईबीसी उन्होंने खोजा, और चूंकि उनको पता था कि वो 2.5% हैं, यादव 14-15% हैं, तो उनको एक कॉम्बो बनाना था। बीजेपी के हिंदू अम्ब्रेला में क्या ये जाति की बात करने से या इस तरह से कहना कि यही समीकरण आगे बढ़ेगा, क्या ये काम करेगा? दूसरा, अनुसूचित जाति का व्यक्ति क्यों एक भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी में? सवाल ये 14 अप्रैल को ज्यादा बड़ा सवाल हो जाए। इसमें एक फैक्टर जो है उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब हो सकता है आपको ये लगता हो कि नहीं वो इरेलेवेंट है बात को, लेकिन भाई नीतीश कुमार या जेडीयू कैसा चाहती है कॉम्बिनेशन आगे, उसकी भी तो कुछ तो से रही होगी ना इसमें। बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कहना पड़ेगा कि नीतीश जी की भी पसंद है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि गठबंधन में जी रही है, उसको केंद्र में अभी अपने बल पर सत्ता नहीं है और नीतीश जी पर रिलाई करना पड़ रहा है, तो ये भी एक मजबूरी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की कि वो नीतीश जी की बात को मान करके सम्राट चौधरी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाए। आपने देखा होगा कि अभी जिक्र किया था और हम आते ही इसका जिक्र कर रहे थे आपसे कि नीतीश जी ने शायद ये शर्त रख दी है कि आपको सम्राट चौधरी को बनाना होगा और उसके बाद ही वो रिजाइन करेंगे। तो इसीलिए 3 बजे जो है वो विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंडल की, और इसमें सभी सांसदों को भी बुलाया गया है। मजेदार बात है, विधायक दल का नेता चुने जाने पर सांसद लोग उस बैठक में नहीं होते हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी में आई है उसमें सारे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी सम्मिलित होंगे। मौलिक प्रश्न जो उन्होंने जो उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जाति की पीछ भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है तात्कालिक लाभ दे, लेकिन वो ये चीज है जो भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय के लिए खतरनाक साबित होगी। आपने मोहन यादव को बनाया ना मुख्यमंत्री, आपने उत्तर प्रदेश में आपने उनका प्रयोग किया, लेकर के आए, चुनाव प्रचार में आए,
यादवों का कितना वोट मिला आपको? आप प्रतीकों के सहारे राजनीति लंबे दूर तक नहीं चलती है। बार बार मैं इस चीज को कहता हूं। हम कहते हैं कि हम विचारधारा की पार्टी हैं, एक तरफ हम कहते हैं हम विचारधारा के पार्टी हैं। लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद एक नई भारतीय जनता पार्टी है, जैसे 2014 के बाद नए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जो भी 2014 के बाद स्वयंसेवक आता है वो तो लगता है कि पीछे वाला जितने शिक्षित प्रशिक्षित स्वयंसेवक है वो सबको, क्योंकि वो परिक्रमा संस्कृति से आता नहीं है, वो उसमें स्वयंसेवकत्व है। लेकिन जो दूसरा 2014 के बाद आया है वो जी भाई जी वो परिक्रमा करने में नाराज नहीं कर रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जो जमीन की सच्चाई है वो मैं बता रहा हूं। और इस आधार पर मैं बार बार ये कहता हूं, हिंदुत्व वो सीमेंटिंग फोर्स है जो भारतीय जनता पार्टी का मूल है। यदि जाति की राजनीति को ध्यान में रखते हुए यदि आपने किया तो जाति कल जाकर के क्या मैं एक 10 सेकंड जोड़ देता हूं। नीतीश कुमार एक ऐसे सर्वमान्य नेता थे जिसमें अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति दोनों साथ आकर के खड़े थे। लेकिन बिहार में इसके बाद कोई ऐसा नेता नहीं है। एक खेमे को आप बनाएंगे, दूसरा खेमा नष्ट हो, ये आपसे इतर जाएगा। अपर कास्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का तो एकदम टेस्टेड ये है ना, जिसमें आपको 70% 80% वोट मिलता है। सर लेकिन सरकार में तो ये सरकार, ये पिछली सरकार से भी, और तो कंटिन्यूटी लगभग मानिए ना, टीम तो लगभग वैसी ही है। तो भाई बीजेपी ने तो बीजेपी ने अपना चेहरा क्लियर करने में तो नहीं कल नहीं आज नहीं किया है ना, पहले से कर दिया सरकार। सम्राट चौधरी चेहरा थे। एक चीज देख रहे, मैं तो फिर कह रहा हूं, इसमें जो आपके जो संवाददाता ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा कि सम्राट चौधरी को दायित्व तो दिया गया, नीतीश कुमार से लड़ने का दायित्व तो दिया गया, फिर उनको होम मिनिस्ट्री दिलवाया गया, उनको ये किया गया, तो सम्राट चौधरी उभर करके एक नेता आए भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यदि वो कल जाकर के मुख्यमंत्री बनते तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन इस आधार पर आप बनाएं सर, अब ये तो पार्टी दलित, ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि पार्टी में इस वक्त कौन सी कंसिडरेशंस को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। वो जाति की कंसिडरेशन है, लीडरशिप किसको मिले तो वो लीडरशिप मेटल किस में है, क्वालिटीज किस में है, वो भी देखना। और फिर जो विधायक हैं जो 5-5 बार से विधायक, अब ये फिर तो ऐसे क्यों नहीं बन सकते? अब फिर वो बात है भाई, जेडीयू क्या चाहती थी, नीतीश जी क्या चाहते थे, उनका मूल बात यह है कि जेडीयू चाहती थी। समीर जी क्या लग रही है आपको इसके पीछे की वजह है? यही 3 नाम अगर है। मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या चाहते थे कि बिहार की राजनीति में क्या होना चाहिए जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाने की बात आई। और जहां तक राजनीति का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो, अमित शाह और नरेंद्र मोदी से बेहतर उनकी राजनीति को कोई नहीं जानता। तो वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि बिहार की राजनीति में उन्हें किसे मुख्यमंत्री बनाना होगा और कौन भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को वहां आगे लेकर जा सकता है। जब नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे तो एक ऐसा स्थायी नेतृत्व हमें बिहार में मिले जो लंबे समय तक बिहार में राज करे। और जब अगला चुनाव 2030 का विधानसभा का चुनाव आए, उसके पहले लोकसभा का चुनाव आए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक बहुत बड़ा स्टार प्रचारक हो और उसके नाम पर हम वोट या उसके संगठन पे हम ले सके और उसके नाम पर पार्टी एकजुट रहे, उसके नाम पर नीतीश कुमार का भी समर्थन रहे। तो मुझे लग रहा है कि जब सम्राट चौधरी के नाम पर जब बात हुई होगी तो नीतीश कुमार ने कहा होगा कि भाई सम्राट चौधरी के नाम पर हमारा समर्थन है। अमित शाह चाहते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तेजी से बढ़ाया, अब ये नीतीश कुमार के कहने पर तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया नहीं होगा। नीतीश कुमार ने यह तो नहीं कहा होगा कि इसको आप प्रदेश अध्यक्ष बना दो, इसको बढ़ाइए, मेरे बात नहीं बनेगा, इसको आप प्रदेश अध्यक्ष बना दो। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर है, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। नीतीश कुमार ने यह तो नहीं कहा होगा कि भाई सम्राट चौधरी को आप गृह मंत्री बना दो और उप मुख्यमंत्री बना दो। ये भारतीय जनता पार्टी ने तय कहा कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री बनाना है। और वैसे भी नीतीश कुमार की इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कह सके कि आप इसी को मुख्यमंत्री बनाओगे तब मैं इस्तीफा दूंगा। अगर वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस स्थिति में है कि वो नीतीश कुमार से इस्तीफा ले रहे हैं तो उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया होगा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। बीजेपी ने उसी को बनाया जिसको नरेंद्र मोदी अमित शाह ने चाहा होगा। इसमें किसी का दबाव, किसी की सिफारिश कोई काम नहीं आया होगा। एक जानकारी ये मेरे पास व्यक्तिगत जानकारी है, बहुत गंभीर जगह से जानकारी है। प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्री पद की चर्चा हुई तो सम्राट चौधरी के अलावा 3 और नाम मंगाए थे। ये मैं आपको बहुत गंभीरता से बता रहा हूं। निश्चित तौर पर सम्राट ही बनते दिख रहे हैं और जो लोग जो स्वाभाविक है वही है, लेकिन सम्राट चौधरी के अलावा 3 और नाम
हो सकता है प्रधानमंत्री ने मंगाए। अब फिर ये खबर निकाली है कि वो तीन नाम कौन थे और उन पर क्यों फिर बाद में विचार नहीं, वो नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि उन्होंने वो बताया नहीं, मैंने पूछा प्रोफेसर साहब से मैं जरा बात करूं, एक बार निशांत की भी बात करेंगे भाई। अब ये भी बड़ी बात हुई कि परिवारवाद के खिलाफ सारी जिंदगी लड़ने के बाद अंतिम पड़ाव में नीतीश कुमार जी की राजनीति में फिर बेटे को ही लाना पड़ रहा है। लेकिन आप जरा नीतीश कुमार जी का भी तो आप एक बार रिकॉर्ड देखिए, 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ, वो 10 बार मुख्यमंत्री बने, आखिरी बार लेकिन केवल 4 महीने 26 दिन के लिए बने हैं। और लेकिन इंटरेस्टिंग है 10 बार सीएम बने लेकिन 5 साल का टेन्योर एक ही बार पूरा किया, पूरा टेन्योर एक ही बार उनको जो है वो मिला है। विधायक 35 साल की उम्र में 85 में बन गए थे और 38 साल की उम्र में एमपी भी रहे, फिर केंद्र में मंत्री रहे 39 साल की उम्र में। फिर उसके बाद आपने देखा फिर तो जो रिकॉर्ड पारी उनकी यहाँ शुरू हुई है प्रदेश में, तो अब उनके जूते भरने का काम। सर एक मिनट देखिए इसमें एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा। बिहार में एक और पारिवारिक पार्टी की नींव आज डाल दी गई है निशांत के तौर पे। निशांत इसी में निशांत पे बोलिए। मुझे नहीं लग रहा है कि पारिवारिक पार्टी की नींव रखेगी। निशांत जैसा हम सब जानते हैं पॉलिटिक्स में कभी एक्टिव नहीं थे, अभी भी वो एक रिलक्टेंट आप मान लें लेजिस्लेटर बने हैं। राजीव गांधी भी रिलक्टेंट थे। नहीं, बट राजीव गांधी रिलक्टेंट थे, उनके सामने एक चुनौती थी। इनके पिता अभी भी जीवित हैं और मैं तो ये कहूंगा कि जो नए चीफ मिनिस्टर के तौर पे सम्राट चौधरी आएंगे वो नीतीश ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को ही आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि नीतीश का एक ये क्या था, सिग्नेचर क्या था कि वो नॉन यादव को आगे बढ़ाना चाहते थे। नॉन यादव और खासकर इस समय ईबीसी, उपेंद्र कुशवाहा भी अपने आप को कहते थे कि नीतीश के सक्सेसर हैं। नीतीश ने कभी माना नहीं और इन पर काफी तकरार भी उनका हुआ था। तो इस समय जो राजनीति है, मुझे लग रहा है समीर जी कह रहे थे कि मोदी जी और अमित शाह का इसमें रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये नीतीश का ही सिग्नेचर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जो यहां इस समय आया है। और नीतीश, आप भी मान रहे हैं कि इसमें नीतीश, इस नई टीम में नीतीश की भी पसंद है? बिल्कुल, नाम में पसंद है, मुख्यमंत्री के नाम में उन्हीं का। मुख्यमंत्री तो दोनों उन्हीं के हैं, दोनों उन्हीं के हैं। और चौधरी जी तो उनके सबसे क्लोजेस्ट एलाई हैं, आप कहें घर के लोग हैं जिस तरह भी कह लें। लेकिन नीतीश का इस समय वही ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स यहां पर सामने भी आया है और आगे भी हम यही देखेंगे कि ये एक बड़ा एक जातीय समीकरण को भी अगर देखें तो इसमें भी जातीय समीकरण ही हावी रहेगा। भले ही वो दिखाएं कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन जाति यहां भी प्रॉब्लम। शायद बीजेपी ने ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि जाति के अलावा बिहार में इस समय एटलीस्ट वो और कोई पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। जिन जातीय समीकरणों पर भारतीय बीजेपी एनडीए ये चुनाव लड़ा और उसी के आधार पर जो टीम सिलेक्शन किया गया चुनाव के तुरंत बाद, जी वही इस नई टीम में आपको दिख रहा है। वही नई टीम में दिख रहा है, वही ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स दिख रहा है कि नॉन यादव कुशवाहा है, सम्राट जी नीतीश जी कुर्मी है और निशांत कुर्मी हो गए और विजय चौधरी जो है भूमियार है। जी बिल्कुल। तो ये वाली जो आप बात कर रहे थे वो प्रकाश वाला विजय सिन्हा जी थे उनसे पहले। नहीं तो उधर से विजय चौधरी आएंगे ना, तो वो विजय चौधरी शायद अपर कास्ट ही है ना। वही मैं कह रहा हूं। हाँ तो दो ओबीसी एक अपर कास्ट, तो आप जरा नहीं आप जरा इस चीज को देखिए ना कि आप जरा समीकरण देखिए। जो भारत अपर कास्ट नीतीश के वोट बैंक नहीं थे, भूमिहार कोई नीतीश को वोट नहीं करता था, लेकिन अब उस राजनीति में वो फिट इन करेंगे। आप कह रहे हैं अपर कास्ट को चीफ मिनिस्टर बनाते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर रहा था। मैं पहले दिन से ये लाइन पे ये कहता हूं, आप दलित को बनाइए, आप कुर्मी को बनाइए, आप कोयरी को बनाइए, आप कुशवाहा को बनाइए, किसी को भी बनाइए सर। अब वो बट वैचारिक निष्ठा से जुड़े हुए व्यक्ति और संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति को बताइए। सशंकित क्यों है? नहीं सशंक, फिर वही आपने कहा, मैं सशंकित नहीं, मैं कह रहा हूं संघर्ष के जो लोग रहे हैं। सर 2014 आप तो 2014 आपने क्या किया है? आपने क्या किया? मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं ना, 2014 से जो आए भारतीय जनता पार्टी के वो वरिष्ठ हो गए और 2014 से पहले जिन्होंने संघर्ष से वो सब किनारे इसकी चिंता बीजेपी पर है। ये बीजेपी को देखना है कि वो बना रही है, वो उसका कितना पुराना उसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी है, कौन नेतृत्व दे सकता है, सब जातीय समीकरण साथियों का ख्याल रखना, गठबंधन के मजबूरियों का भी शायद कुछ इसमें रखा गया हो, विचार रखा गया हो। एनीवे
आइए अब बात करते हैं बंगाल की। बिहार में मुख्यमंत्री बदलने वाला है, तो वो डेवलपिंग खबर है, उस पर लगातार कुछ भी खबर आएगी आपको देंगे। 3:15 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग जाएगी। अभी तक खबर यही है, इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। और निशांत जो है नीतीश कुमार के बेटे, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, एक और जेडीयू का उप मुख्यमंत्री उसमें सीनियर व्यक्ति बनेगा। ये खबर वहां से, इस पर आगे फिर बात करेंगे। मैं बिहार की बात आपसे क्यों कर रहा था, क्योंकि बंगाल की बात, क्योंकि बिहार के बाद फिर अब बंगाल में आप सोचें अगर बीजेपी जीत जाती है, उत्तर भारत में यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उसके बाद पश्चिम में चले जाइए गुजरात, राजस्थान, मध्य में फिर छत्तीसगढ़, एक झारखंड में अगर आप छोड़ दें, इधर पूर्व में उड़ीसा है, असम उनके पास है, पूर्वोत्तर बीजेपी के मुख्यमंत्री, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। मैं अभी आंध्रा की बात नहीं करता, महाराष्ट्र है, गोवा है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो दक्षिण के वो बड़े 4 राज्य अगर आप छोड़ दीजिए, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो फिर भी बीजेपी कुछ प्रेजेंट, आंध्र प्रदेश में उतनी नहीं है। नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं है, अभी सरकार में शामिल है, लेकिन अभी सरकार में शामिल है बीजेपी का। तो इसके अलावा आप देखिए बीजेपी का ग्राफ इस वक्त कितना बड़ा फुटप्रिंट बीजेपी का दिखाई देता है। अगर बंगाल आ जाए तो फिर पूर्वी भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स और ब्रांड ऑफ गवर्नेंस आपको दिखाई देगी। और होम मिनिस्टर ने वहां पर डेरा डाला हुआ है, अमित शाह ने। हमने कई बार बात की कि अमित शाह का वहां पर यह कहना कि मैं यही हूं अब इलेक्शन तक, ये कितना बड़ा एक मैसेज है। रैलियां, रोड शो, आप देखिए वहां पर स्टार कैंपेनर्स में इस वक्त 3 लोग सबसे ज्यादा जुटे हुए हैं। खुद अमित शाह जी तो हैं ही, उनके अलावा प्रधानमंत्री और फिर योगी आदित्यनाथ की बहुत जबरदस्त रैलियां लगी हुई हैं। ममता बनर्जी इस बार नैरेटिव बनाने की बजाय नैरेटिव का जवाब देती हुई दिखाई दे रही हैं। वो अपने दम पर कोई एक ऐसा नहीं लग रहा कि किसी एक बड़े मुद्दे को या अपने काम को लेकर के या अपने मैनिफेस्टो को लेकर के कोई बड़ी बात कोई बना पा रही हो जो चर्चा में जाए। ज्यादा वो डर के सहारे चल रही है। बीजेपी आएगी तो तुमको डिटेंशन कैंप में डाल देगी, बीजेपी आएगी तो एनआरसी हो जाएगा, बाहर से लोग बुला करके यहां पर वोटिंग कराई जा रही है, बंद हो जाएगी, मछली खाना बंद हो जाएगा, बंगाली भाषा पर संकट आ जाएगा, बंगाली कल्चर खत्म हो जाएगा। तो वो पूरी तरीके से नेगेटिव और एक डर के ऊपर काम करती हुई दिखाई दे रही है, जो भी उसका अंजाम हो। एक शायद अब, और बीजेपी उसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले रही है, वो बार बार जितनी बार वहां से ऐसी बात होती है उसका जवाब देती है कि भाई हमारा आदमी कम से कम इस डर में ना रहे। अभी बंगाल की जनता डर में ना करके कम से कम मन ना बनाए अपना। अमित शाह जी ने एक बात कही, वो मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने कहा कि हमारा पहला मुख्यमंत्री जो बनेगा बंगाल का, वो बंगाल में जन्मा शख्स होगा, वो बांग्ला भाषा बोलने वाला शख्स होगा, वो बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ शख्स होगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार बंगाल की जनता निश्चित रूप से बंगाल में परिवर्तन करने जा रही है और 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहां शपथ लेगा, वो सुनिश्चित। भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाली स्पीकिंग, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा व्यक्ति बंगाल का मुख्यमंत्री बना। अब देखिए, वैसे आप ये भी कितनी गजब बात है कि बीजेपी को इस पर सफाई भी देनी पड़ रही है। भाई आप किसी और राज्य में कल्पना करते हैं क्या? यूपी में मुख्यमंत्री यूपी में पैदा हुआ व्यक्ति होगा, यूपी में पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा, या कहीं और किसी और राज्य में। बंगाल में ममता बनर्जी चूंकि इसी पिच पर उनका सारा जोर है, तो बीजेपी भी बार बार जोर दे रही है इस पर। अब अमित शाह जी ने ये कहा तो मुझे तो 1952 की बात आती थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जब जनसंघ बनाया उन्होंने, कांग्रेस छोड़ के गए, गुरु गोलवलकर जी से उन्हें समर्थन मांगा, गुरु गोलवलकर जी ने कहा कि ठीक है हम प्रचारक देंगे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि मेरा 2 ही सपने हैं, और एक ही सपना यह है कि भारत का प्रधानमंत्री संघ का स्वयंसेवक बने, और दूसरा बंगाल का मुख्यमंत्री भी संघ का स्वयंसेवक बने। तो उनका एक सपना तो पूरा हो गया, संघ के निकले हुए स्वयंसेवक अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन मुझे लगता है कि उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक वाली शर्त निकाल दी ना, फिर वही आप बिहार वाली बात रिपीट कर देंगे यहाँ भी। सर मैं भाजपा के पितृ पुरुष की बात कर रहा हूँ, भाजपा के जो वैचारिक पुरुष है, उन्होंने जो बंगाल के लिए कहा था कि वो बंगाल के थे श्यामा मुखर्जी, उन्होंने कहा था कि संघ निकला हुआ स्वयंसेवक एक दिन बंगाल का मुख्यमंत्री बने। तो मुझे लग रहा है कि अभी उनको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो शुभेंदु अधिकारी, जिसे अमित शाह जी ने बताया है, इसका मतलब शुभेंदु अधिकारी बनेंगे, चेहरा दिखाई दे रहा है वो, मतलब शुभेंदु अधिकारी बनेंगे तय है। नहीं, लेकिन ये भूल के हवाले से कुछ कहा, ये नहीं, तो उन्होंने ही तो कहा था ना कि या तो आज का स्वयंसेवक है या कल का स्वयंसेवक है। ये कहा था कि नहीं कहा था? तो आज का स्वयंसेवक हो चुका। लेकिन आप देखिए एक ये भूल गए कि गंगा वहां से निकल करके और बंगाल तक जाते जाते क्या हो जाती है। अच्छा चलें, लेकिन जो मैं डर वाली बात आपसे कह रहा था,
मैं आपको अमित शाह जी का एक और इंटरव्यू छोटा सा दिखाता हूं। मैं इंडिया टीवी पर आप बंगाल इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। कल वो दुर्गापुर में थे अमित शाह जी और रोड शो कर रहे थे। हमारे सहयोगी पवन नारा बहुत दिनों से बंगाल में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और उन्होंने उनसे एक छोटी सी बातचीत की। उनका जो सवाल था वो था कि भाई ये लोग वोट डालने तो आ जाएं फिर, लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस का जो डर है, चुनाव के बाद जो हिंसा पिछले इलेक्शन के बाद हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? मैंने इंटरव्यू सुना तो सवाल ठीक था, मतलब सवाल बनता है वहां पर, बंगाल में रेलेवेंट है। मुझे उस जवाब की उम्मीद नहीं थी जो आया, और जवाब बहुत लोडेड था इसका। आपको भी देख करके सुन करके थोड़ा आश्चर्य होगा, सुनिए। जिस तरह की तस्वीरें अमित शाह जी पिछले कई दिनों में प्रधानमंत्री की शो में दिखी, आपके रोड शो में दिखी, आपका बंगाल को लेकर 26 में आकलन क्या है? देखिए, निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। दुर्गापुर शहर की दोनों सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। यहाँ लोगों से जब हम बात करते हैं तो एक चुप्पी है, एक डर है, और जमीन पर डायलॉग है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री वापस दिल्ली चले जाएंगे। उन लोगों को क्या कहेंगे जो पोस्ट पोल वायलेंस से थोड़ा डर में? देखिए, मुझे तो कहीं डर दिखाई नहीं पड़ता है। हजारों का हुजूम रोड पर है, और पोस्ट पोल वायलेंस से अगर किसी को डरना है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के इस बार नहीं डरना है। हालांकि हम करेंगे नहीं। यहाँ भाजपा का मुख्यमंत्री आने जा रहा है। वो कह रहे हैं पोस्ट पोल वायलेंस से हमारे लोगों को नहीं डरना है, डरना दूसरों को चाहिए। हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हमारे आदमी के मन में डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये हमारा मुख्यमंत्री आने जा रहा है। कल भी दो हमारे साथ सोपोलॉजिस्ट थे, उसमें बात ये हो रही थी कि ये जो डर वाली बात है, ये डर तो मन से तब निकलेगा जब चुनाव से पहले माहौल में भारतीय जनता पार्टी ये लोगों के मन में बात बैठाने में कामयाब हो कि हम सरकार बना रहे हैं। पहले आप परसेप्शन में अगर आप आ जाएंगे तभी वो जो है डर जाएगा क्या, वरना सीआरपी को देख कर डर चला जाएगा। नहीं, मूल बात यही है। लेकिन सरकार में आ रहे हैं से एक कदम आगे जिसको बढ़कर कहें, अमित शाह बंगाल में यथावत हैं, लगातार हैं, निरंतरता के साथ हैं, यह भी एक डर भगाने का बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। और जब अमित शाह वहां होते हैं, जब उन्होंने पिछली बार कहा था कि 15 दिन, अभी कुछ दिन पहले कहा कि 15 दिन अब मैं यहीं रहने वाला हूं, तो सबको लगा ये कहां रहेंगे, लेकिन अब लगभग प्रतिदिन वो वही है वो। और जिस तरह से उन्होंने कमान संभाली हुई है, ये मैं इसकी तुलना कर रहा हूं, वैसा परिणाम नहीं होगा क्योंकि दोनों प्रदेशों में बहुत अंतर है, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश का 2014 का लोकसभा चुनाव, जब वो प्रभारी के तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम कर रहे थे, ठीक वैसे एक एक सीट की मैपिंग, एक एक कैंडिडेट का चयन, एक एक जगह की रणनीति क्या होगी, ठीक उसी तरह से काम कर रहे हैं। नतीजा भी वैसा जी, नतीजा भी वैसा होगा। नतीजा एकदम वैसा तो नहीं होगा क्योंकि वो तो 73 सीट्स आई थी, 80 में से 71 प्लस 2। लेकिन हां, अब मुझे भी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर बहुत मजबूती से बढ़ रही है। ये इतनी मजबूती से आपने कहा, उसमें फिर अंत आते आपने जिस राज्य में 75-80 सीटें ऐसी हो कि मुसलमान तय कर लेगा तो वही जिताएगा, तो वहां आप समझिए ना, वहां कैसे आप वहां 75-80 से तो ममता जी शुरू करती हैं, 100 मान लीजिए उसको, तो 294 में 194 पे लड़ना है। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बड़ा शानदार रहता है, तो इसलिए 194 में से 148, 150, 152, 155 तक ये सीटें हो सकती हैं। ज्यादा संभावना क्या लग रही है अभी? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। बोलिए गुरु। मैं तो पहले दिन से आपसे कह रहा था और आप लोग कहते 3-2 करते थे, 3-1 करते थे, मान नहीं रहे थे। नहीं, मैं तो मान रहा था जैसे महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो जीतने के लिए ही हुआ था, और उस रास्ते में जो आए गए वो सब मारे गए, चाहे जिस रूप से मारे गए। भीष्म पितामह को मारा गया, कर्ण को मारा गया, द्रोण को मारा गया। जंघा नहीं तोड़ना था, लेकिन दुर्योधन की जंघा भी तोड़ी गई। वो धर्म विरुद्ध था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जंघा तोड़ी गई, उसको कमर से नीचे प्रहार किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना देश के लिए बहुत आवश्यक है, मैं ये मानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह यदि वहां पर बैठे हुए हैं तो आप ध्यान रखिएगा, याद कर दीजिएगा, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो उत्तर प्रदेश हम अभी कह रहे थे, बिहार में अमित शाह जी ने ऐसे ही कैंपिंग किया था, और जितने भी नट बोल्ट थे जो एक दूसरे के विरोध करना, खेमे बंदी, ये एक उसका टांग खींच रहा है, दूसरा, एक ही लाइन का संदेश था, जो कुछ करना होगा चुनाव के बाद कर लेना।
चुनाव तक पूरी एक टीम के तौर पर भाजपा लड़ती हुई दिखनी चाहिए। उसमें इफ और बट कुछ नहीं होगा, और जो जरूरत है संसाधन से लेकर के जिस भी चीज की जरूरत हो वो सब चीज उपलब्ध होगा, लेकिन हार स्वीकार नहीं है। ये सर 2021 महाभारत का उदाहरण इसलिए दिया आपने कि मतलब जीतना ही है एट एनी कॉस्ट। नहीं, जीतना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं, जीतना ही चाहिए। ये देश के लिए ये तो चाहे भावना उसके है। लिए कुछ भी करना तो पड़े। भावना है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कुछ भी करना पड़े, बंगाल जीतना बहुत आवश्यक है। इस ममता नाम की महिला से मुक्ति देश के लिए बहुत सुखद होगा। आप कुछ कह रहे हैं, बोले फिर मैं खबर बताता हूं। मैंने कहा रागी सर जो सब बता रहे हैं वो अमित शाह जी ने 2021 में भी कहा था वहां पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लेकिन 2021 के बाद 2026 का जो टाइम था, 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने अपने हार का बहुत अच्छे से मूल्यांकन किया, और जो सीटें कमजोर थी वहां संगठन लगातार का माहौल बना लिया बीजेपी ने इस बार। जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, सरकार बना। मैं आपको प्रोफेसर 2-3 खबरें बताता हूं बंगाल की, फिर आपके पास मैं आता हूं। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, नरेंद्र मोदी एक शादी में चले गए थे, तो उस वक्त पूरी खबर नहीं आई थी, बाद में वो तस्वीर के बारे में सब कुछ आया, तो वो आप देखिए जरा। और ये चीजें हर आदमी से आप अपेक्षा नहीं करते। इलेक्शन है, नेता बहुत आपको मृदुल, मधुर, सुलभ, झुकंधे झुके हुए हर नेता का दिखाई देता है इलेक्शन में। ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग था। सिलीगुड़ी में वो शादी के समारोह में शरीक होने के लिए नहीं गए थे, वो शादीशुदा जोड़े से इस बात के लिए रिग्रेट एक्सप्रेस करने गए थे कि सिक्योरिटी की वजह से आपके कार्यक्रम में कहीं कोई विघ्न ना पड़ा हो, कि हमारी वजह से यहां बड़ा सुरक्षा का तामझाम हो गया। वो एक रिजॉर्ट पे शादी होनी थी, तो वो असुविधा पर वो खेद प्रकट करने के लिए वहां पर प्रधानमंत्री गए थे। इसमें अगर ऑडियो भी है तो सुना दीजिए। आपको शादी में जो छोटी छोटी बातों से आदमी जो है थोड़ा दिल जीतने की कोशिश करता है। मैंने कहा इंटरेस्टिंग तस्वीर थी, मैं आपको दिखाऊं। अब देखिए एक और बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से पहले ईडी ने आईपैक, जो वहां जो एजेंसी है इलेक्शन स्ट्रैटेजी की, जो पीके प्रशांत किशोर की थी, वो अब अलग हो गए। उसके यहाँ छापा पड़ा था, उसमें ममता बनर्जी पहुंच गई थी, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी के कंडक्ट को ठीक नहीं बताया। उसके बाद दोबारा एक बार फिर छापे पड़े। अब आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया गया है और चंदेल को 10 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। यह गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के चर्चित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। आईपैक मतलब इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी साल 2021 से तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति और कैंपेन मैनेजमेंट को संभाल रही है। और ईडी ने यह आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने बताया कि इस स्कैम से जो पैसा कमाया गया, उस पैसे का इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया, इसीलिए आईपैक की जांच हम कर रहे हैं। लेकिन अब अरेस्ट हुई है। अरेस्ट कोई भी एजेंसी तब करती है जब उसके पास कोई प्रथम दृष्टया कोई ऐसी चीजें उसके हाथ लगती हैं जो जोड़ती हो उस व्यक्ति को या उस संस्था को, उस व्यक्ति को उस क्राइम से जिसकी वो जांच की जा रही है। ये पहली बात तो ये एक इंपॉर्टेंट था। दूसरा में एक आरोप तृणमूल कांग्रेस ने और बड़ा लगाया, उसकी मैं बात करूंगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, झगड़ा बंगाल का इससे ही बड़ा बना था और बीच इलेक्शन ये कार्रवाई हो रही है। देखिए, ईडी एक्शन ने तो आम आदमी पार्टी के वो साउथ लॉबी वो सारी करके किया था, और उसका नतीजा क्या निकला ये तो हम सब जानते हैं कि ईडी किस तरह एक्ट करती है, इसके जितने सेंट्रल एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो किस तरह काम करती हैं। लेकिन अगर खासकर इस केस को भी मैंने बहुत ध्यान से आज पढ़ा और समझने की कोशिश की, एक चीज़ तो बड़ा क्लियर है कि इन्होंने पूरा बीड़ा उठाया हुआ है ममता बनर्जी के इलेक्शन का, चाहे उनको डिटेल्स हो, सारी चीज़ें हैं, और उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी जोड़ रहे हैं जो एक तरह से करप्शन का मामला है पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस का, उससे जोड़ के वो दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे तो ये क्लियरली लग रहा है कि ये इलेक्शन के पहले की जो तैयारी है वो है, और इसमें बीजेपी काफ़ी आगे है इस चीज़ में। और आम आदमी पार्टी वो दिखा दिया, उसके जजमेंट ने दिखा दिया कि क्या हुआ था और क्या नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है एक तस्वीर यहाँ पे भी दिखेगी आपको। लेकिन आने वाले समय में ये भी बता दूं, पब्लिक इसको ध्यान नहीं दे रही है, और जितना भी काम उनको करना था वो इलेक्शन के पहले वो सारा कुछ कर चुके होंगे। और जिस तरह से ममता जी ने उनके ऑफिस में जाके वो आईपैड और पेन ड्राइव और कंप्यूटर्स लेके आए, तो वो भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई राजनीतिक पेच जरूर है।
सौरभ जी। एक आरोप जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है कि पुलिस को हटा के जो सेंट्रल एजेंसियां हैं जो लगाई गई हैं वहां पर, सेंट्रल एजेंसी कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, सुरक्षा बल जो लगाए गए हैं वो पुलिस थानों पर जाकर के अधिकार जमा रही हैं। ये आरोप जो सांसद हैं एक इनकी सागरिका घोष, उन्होंने ये आरोप लगाया है। अब इस आरोप की सच्चाई तो ग्राउंड पर बिल्कुल जाकर के पता चलेगी, लेकिन अपने आप में जो आरोप है ये लोगों के बीच में एक आप कह सकते हैं ना कंकर फेंकने वाला है कि भाई यहाँ सब कुछ शांत है, वहां पर एक बार फिर से जो है थोड़ी हलचल पैदा करो। वो लिख रही हैं कि नॉट ओनली देयर हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन बंगाल बट रिपोर्ट्स दैट सेंट्रल फोर्सेज आर नाउ टेकिंग ओवर पुलिस स्टेशंस, सेलेक्टिव अरेस्ट आर बीइंग मेड अंडर हार्श लॉज। और फिर इसमें वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है और मोदी शार मर्डरिंग डेमोक्रेसी। ये किसी भी क्लॉज के तहत ये मुमकिन है क्या कि सेंट्रल एजेंसी जो है वो पुलिस का काम करने लगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति इस समय लिखता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती और हो सकता है कि उसको डिटेन भी कर लिया जाता, क्योंकि ये सीधे सीधे अफवाह फैलाना है, झूठ फैलाना है। जो सेंट्रल एजेंसी होती है वो डिप्लॉय की जाती है किसके कहने पर? जाहिर है जो वहां का सेक्टर मजिस्ट्रेट होगा, जो उनकी बटालियन का कमांडेंट होगा, उनके कोऑर्डिनेशन से वो चलती है। और वो कौन कोऑर्डिनेट करता है? अंत में वही जिला प्रशासन होता है, वही डीएम होता है, वही एसपी होता है या सीपी होता है, या जो भी वहां जिस तरह की व्यवस्था अलग अलग जगह पर होती है। तो एक तो ये सीधे सीधे अफवाह फैलाने की कोशिश है। दूसरा, जब सेंट्रल एजेंसी चुनाव के समय डिप्लॉय की जाती है या नॉर्मल सिनेरियो में भी डिप्लॉय की जाती है, तो उनको कोऑर्डिनेट करने का काम वाया लोकल पुलिस होता है। लेकिन चूंकि बंगाल में जिस तरह से जिसको कहते हैं ना कि हाथ मिले हुए हैं कैडर के और वहां के पुलिस के, तो उसमें चुनाव आयोग ने यह एहतियात बरता है कि लोकल पुलिस किसी भी तरह से डेविएट न कर सके, कुछ कंफ्यूजन न क्रिएट कर सके, उसके लिए अथॉरिटी दी गई और इसीलिए वहां सबसे ज्यादा स्थानांतरण भी हुए। तो मुझे लगता है यह स्पष्टता समझना होगा, कोई पुलिस थाने पर जाकर सेंट्रल एजेंसी नहीं कब्जा करने वाली, ना वो वहां बैठेगी, लेकिन हां कमांड के तौर पर निश्चित तौर पर सेंट्रल एजेंसियों का एक रहेगा। बंगाल में सीपीएम के दौर से ही पुलिस प्रशासन और पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बीच में हमेशा संबंध रहा है जी। जो पार्टी चाहती है वही पुलिस काम करती है, ये सबको पता है। टीएमसी के दौर में भी वही कार्य संस्कृति रही है। ऐसे में एक व्यक्ति ने, बहुत बंगाल के एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा आज से 5-6 दिन पहले, उसका थोड़ा सा जिक्र मैंने कहानी कुर्सी में कहा था कि आप लोगों ने बड़े टॉप प्रशासन तो बदल दिया, लेकिन असली गोरख धंधा कौन करता है? एसएचओ करता है और प्रधान करता है, पंचायत प्रधान करता है। वो लोग असली गोरख धंधा टीएमसी के लिए काम करते हैं। जब तक आप लोग उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी उनको कंट्रोल नहीं करती है, तब तक कुछ नहीं होने के लिए भी हायर अप्स का ही तबादला किया। मेरा कहना है कि मान ले तो हो सकता है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वो उन पर ध्यान रखेगा, काम सेंट्रल फोर्सेस नहीं करती। अब एक तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती है और संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर एक कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बड़ी देर तक बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत होती रही। इस वीडियो में प्रधानमंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे एक दूसरे से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भी लोगों से प्रधानमंत्री दुआ सलाम कर रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया था राहुल गांधी से मिले थे वो एक कार्यक्रम में जाते हुए। राहुल गांधी से भी उनकी थोड़ी देर तक रुक करके मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री की। अभी खड़गे साहब ने तो बोला ना आसाम में कि नमाज तोड़ के भी अगर सांप को कुचलना पड़े तो मारो, ये आरएसएस बीजेपी जहरीला सांप है। तो वही मैं कह रहा था आपसे कि नेता लोग भी बिल्कुल इनका ऑफ ऑन का बटन बड़ा कमाल का होता है, सब बातें उस वक्त भूल जाते हैं। मुझे लगता है सबको पता है कि ये जो हम कह रहे हैं चुनाव के लिए कह रहे हैं, ये मतलब हुआ ना सर? चुनाव के समय कह के तो भूल ही जाते हैं, जब पार्टी में लेते तब भी भूल जाते। बड़ी बात तो तब है कि अपनी पार्टी में लेकर उनको बड़े पद पे बिठाते तब भी आप भूल जाते उन्होंने आपको कैसे अपमानित किया था। हाँ। तो ये राजनीति है और राजनीति में ये होता रहता है। और खड़गे साहब तो वैसे भी दलित है और अम्बेडकर साहब की आज जयंती है, तो अब एक ये भी मैसेज होगा कि भाई दलितों का प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे से मुलाकात की है। खड़गे साहब बड़े नेता है, प्रधानमंत्री मोदी सबसे मिलते हैं। हाँ। और राहुल गांधी से भी अगर मिले, जो राहुल गांधी जिस तरीके से राहुल गांधी का व्यवहार रहा है, खड़गे साहब का तो ठीक है एक आध उदाहरण होगा, राहुल गांधी का तो उदाहरण भरे पड़े जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत हमले किए, अपशब्दों का प्रयोग किया, तब भी बड़ी अच्छी उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इतने सम्मान से राहुल गांधी से बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बड़ी बात है। लेकिन अभी देखिए ना, अभी इलेक्शन बाकी है, इलेक्शन में भी और बहुत कुछ कहा जाएगा, जवाब दिया जाएगा, लेकिन अभी तो इन दोनों के बीच पता नहीं, वहां तो ऐसा नहीं मौका होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने सारे दलों से महिला आरक्षण संशोधन पर जो है साथ मांगा हुआ है और कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है
उसमें कोटा में कोटा और फिर डिलिमिटेशन में नॉर्थ साउथ, ये सारी बातें जो वो हैं वो कह रही हैं। अब प्रधानमंत्री यहीं कह लेते खड़गे साहब, वो बातें देख लीजिएगा जरा आप। हाँ? नहीं, उसमें ये भी है ना कि एक कहीं बोनहोमी जो पहले दिखा था राहुल जी के साथ, यहाँ भी दिखाने की कोशिश कर, और ये ओकेजन ही ऐसा है कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वहाँ भी वाद विवाद हो। तो मुझे लगता है, और खड़गे साहब तो जिस भाषा जिस शैली का प्रयोग करते हैं हम सबको पता है, थोड़ा सा उनको मॉडरेट कांग्रेस को भी करना महिला आरक्षण में बता दीजिए, आपको लग रहा है विपक्ष साथ दे देगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। इस बार मैं इस बार सोच के भी आया था, इस बार विपक्ष साथ नहीं देगा, क्योंकि बहुत चांसेस है कि वो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की बात करें। इस बार थोड़ा डिफर होगा पिछले बार से, और इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है। समाजवादी पार्टी तो पहले से कह रही है, कांग्रेस भी शायद उसमें हाँ में हाँ मिला रही है, तो कहीं ना कोई कुछ पेच होगा। लेकिन जिस तरह पहले पास हो गया था, इस बार वो, अरे इसमें देखिए मजेदार बात यह है, जब ये 2023 में जब ये आया था बिल ओरिजिनल, तब कांग्रेस कह रही थी 24 के इलेक्शन से लागू करो, अब बीजेपी कह रही है हम 29 से लागू कर देंगे। दोनों में विरोधाभास है वैसे अगर आप देखें तो। आज आप जो देखेंगे, आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज एक लेख लिखा है, और उनके सलाहकार ने भी एक लेख लिखा है। दोनों लेख का दो निष्कर्ष है, एक तो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा ये डिलिमिटेशन पहले करना चाहते हैं, यानी कि जनसंख्या का जो गणित होना है उसके पहले ही ये डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। और ये पूरा तैयारी इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि अभी के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, हाँ। और 2019 की तैयारी करना चाहते हैं। इसलिए ये ठीक नहीं है, ये सोनिया गांधी के लेख का लब्बो-लुआब है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके समर्थन में जाने वाली है। नहीं तो फिर वो कैसे कहेगी? अभी मैंने सुना कांग्रेस के लोगों को ये कहते हैं कि हम तो डे वन से कह रहे हैं कि पहले फुर्सत में इसको लागू करो। प्रधानमंत्री यही तो एक्सपोज करेंगे उनको। इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज है, ये ठीक बात है, सोनिया जी ने लेख लिखा है और उसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, तर्क भी उनके कुछ हद तक ठीक है, कुछ सलाहकार ने भी लिखा है। लेकिन मूल बात क्या है? देश की जनता को दिख रहा है, महिलाओं को दिख रहा है कि अगर ये हो गया तो हमें 33% सीटें महिलाओं को मिलने वाली, और अगर ये रुक गया तो हमारी सीट गई। तो अब अगर कांग्रेस और विपक्षी रुक गया वाले खेमे में जाना चाहते हैं, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी की अगली कैंपेन क्या होगी उसकी तैयारी करें। उनको ओबीसी की चिंता करनी है ना, वो उसको ओबीसी पर ले आए ना, वो 3 दिन की चर्चा में जरूर। ममता जी तो पहले से क्लियर है, वो तो बोलती है कि हम 35% पर। अब आगे जरा बात करते हैं दुनिया को जिस संकट में ट्रंप ने डाला हुआ है, उसमें उन्होंने कल क्या नया किया। चैलेंज था हॉर्मुज को खुलवाने का, ट्रंप ने एड़ी चूटी का जोर लगा लिया। कभी नेटो के देशों को डांटा, कभी प्यार से समझाया, कभी चीन और जापान से मदद मांगी, कभी कहा कि हमें हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं, जिसे तेल चाहिए वो जाकर खुद हॉर्मुज को खुलवा ले। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज को हम लॉक कर देंगे, और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि कल सबसे ज्यादा जहाज निकले। ये ट्रंप ही कर सकते हैं दोनों बातें एक साथ कहना। उन्होंने दावा किया कि ये युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे ज्यादा 35 जहाज कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके बाहर आए हैं। अगर ये दावा ठीक है तो ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि वाकई बात सच है कि 2, 4, 6 इतने ही जहाज पर डे वहां से निकलते थे, जबकि इससे पहले दर्जनों की तादाद में पर डे से वहां पर जो है ये ट्रैफिक होता था। अब ट्रंप जब ईरान को मना नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने ईरान को आर्थिक तौर पर मजबूर करने के लिए एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड की घोषणा की है। और वो पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेड नहीं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं यहां से किसी जहाज को ना अंदर जाने दूंगा ना बाहर आने दूंगा, जो भी ईरान के पोर्ट पर जा रहा है या ईरान का तेल लेकर के आ रहा है। अब आपको बता दें कि इसके जवाब में ईरान ने भी यह कह दिया है कि अगर हमारा पोर्ट खतरे में है तो फिर यहां गल्फ में जितने देश हैं उन सब के पोर्ट, बंदरगाह, वो भी सब खतरे में। ये उसको करना ही था और उसने वो धमकी दे दी है। अब भारत का जहाज यहां से निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक सवाल क्योंकि यह भी था कि ट्रंप ने यह कहा कि अगर कोई ईरान को पैसा देकर के निकला तो मैं उस जहाज को भी रोकूंगा, फिर वो चाहे किसी का भी जहाज हो, वो किसी का भी तेल या गैस लेकर के जा रहा हो। तो भारत सरकार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी ये बात क्लियर की जा चुकी है कि हम वहां से अपने जहाज निकालने के लिए किसी को कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, कोई ब्लैकमेल में आकर किसी को कोई हम रकम नहीं दे रहे हैं। कल यहाँ जो एम्बेसडर है ईरान के, उनसे भी ये सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि ना ईरान किसी से पैसा ले रहा है और भारत से पैसे लेने का तो सवाल ही नहीं है। भारत हमारा मित्र देश है और इस बात को आप भारत सरकार से पूछ लें कि वहाँ से अपने जहाज़ निकालने के लिए क्या कभी उन्होंने किसी को पैसा दिया है। तो हमें ईरान आश्वासन देता है कि हम उसके मित्र देशों में आते हैं और हमारे लिए ये कोई रोक जो है हमारे लिए नहीं है।
ट्रंप की बात माने तो वो भी ये कह रहे हैं कि रोक हमारे लिए नहीं है, लेकिन ईरान के तेल पर रोक है। अभी ईरान का तेल लेकर के एक टैंकर वहां से आया भी था, क्योंकि मतलब हम ईरान से ना लें तो बाकी देशों से तेल लेकर हम चाहें तो आ सकते हैं। दोनों ईरान और ट्रंप की बातों का तो मतलब यही है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि चीन ने ट्रंप को बड़े दो टूक शब्दों में यह कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे जहाज घुसेंगे भी और वहां से हमारे जहाज निकलेंगे भी। ईरान के साथ हमारा ऊर्जा का और व्यापार का एक समझौता है, एक करार है, और हम उस करार को पूरा करेंगे, उसे ऑनर करेंगे। हॉर्मुज हमारे लिए खुला है, कोई तीसरा देश इसमें दखल देने की हिमाकत ना करे। चीन ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन ये सब कुछ ट्रंप के लिए ही कहा गया। अब क्या चीन के टैंकरों को ट्रंप वहां पर रोकेंगे? आपको मालूम है कि चलते युद्ध में भी ईरान ने अपना तेल बाहर भेजा, उस पर तो सैंक्शंस हालांकि ट्रंप ने खुद हटाई थी, और वो चीन को लगातार तेल सप्लाई कर रहा है। उसका सबसे बड़ा ऑयल बायर चीन ही है। लेकिन क्या चीन के इस अब कल की स्टेटमेंट के बाद अब आप इसमें एक नई तनातनी देखेंगे? चीन कोई इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने के लिए जा रहा है? क्योंकि कल शब्द तो उसके बड़े कड़े थे प्रोफेसर साहब। कल इसी दिन जब चर्चा हो रही थी, इस समय मैंने कहा था ये कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा रहे हैं, और ये ट्रंप का जिस तरह उनका ईरान में इंटरवेंशन था, उसी तरह ये इसको बंद करने की साजिश है। और ट्रंप ये बखूबी जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए भी नहीं है कि ईरान इसका प्रतिकार करेगा। ईरान पहले भी प्रतिकार कर चुका है उन स्टेट्स पे, जीसीसी कंट्रीज पे, यहां भी वो करेगा। और मैंने कल एकदम क्लियरली कहा था अब चीन इसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है, वही हो रहा है, क्योंकि तेल तो सबसे ज्यादा वहां। और चीन को दूसरा डर है, कल को अमेरिका कहे कि हम मलाक्का स्ट्रेट बंद कर रहे हैं, इंडोनेशिया मलेशिया को कॉन्फिडेंस में ले ले, सिंगापुर, और कहे तो उनका तो व्यापार ही बंद हो जाएगा। तो डबल प्रिंसिपल यहां, एक तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ राइट्स जो दुनिया को है, और दूसरा कि यहां से तेल उनका आता है, और ईरान उनके साथ उनका एक बहुत बड़ा आप कहें एग्रीमेंट है, जो $35 बिलियन का 5 साल का एग्रीमेंट था, जहां उन्होंने कहा था कि हम तेल बदस्तूर जारी रखेंगे। तो वैसे शर्त पर क्या ये एनफोर्सेबल है? और क्या इससे दुनिया, ट्रंप चाहते क्या थे? ट्रंप चाहते थे कि इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाए। बंद हो जाएगा तो पूरी दुनिया आएगी मेरे पास, कहते थे सर निकलवा दो, जैसा वो कहते भी आए हैं। तो वैसा कुछ सोच रहे थे। लेकिन जो तलखी इस समय चीन दिखा रहा है, वो तलखी चीन क्या करेगा? रोक ले? अब ईरान से तेल लेकर के तो ट्रंप कह रहे हैं मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, तो क्या करेगा ट्रंप? चीन अपना इंटरवेंशन करेगा। चीन अपने आप को दिखाएगा कि वो भी पावरफुल है। और वो जब बार बार हम कह रहे थे ना चीन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं चीन को इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। वो इसलिए भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अब ये मेरे लिए संभव नहीं है, अमेरिका के लिए संभव नहीं है कि इसको एनफोर्स करे। यूरोप ने पहले ही मना कर दिया, तो वो किसी भी तरह चाह रहे हैं चीन इसमें इन्वॉल्व हो। युद्ध हो या नहीं हो ये तो बाद की बात है, या टकराव हो या ना हो बाद की बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि चीन इन्वॉल्व हो और इसको खुलवाए। एक बार ये जरा ट्रंप वाला जो आपके सामने पोस्ट चल रहा था ना सर, एक सेकंड इसी पर। अब ये ट्रंप का दोहरा रवैया नहीं तो क्या है, या डबल स्पीक नहीं है तो क्या है? वो कह रहे हैं कल 35 जहाज निकले। इनका ब्लॉकेड कल शाम से शुरू हुआ है ना, ट्रंप का जो ब्लॉकेड है अमेरिका का, तो मतलब ज्यादा जहाज तो पूरे दिन में उससे पहले निकल गए। इसका मतलब क्या है? सीज फायर की 2 ही शर्त थी, जो सीज फायर करने की शर्त थी, कि तो बम गोला नहीं चलेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। अगर 35 जहाज 34 जहाज कल निकले हैं तो ईरान ने ही ना निकलने दिए होंगे, तभी निकले होंगे। बिल्कुल। तो मतलब ईरान ने अपना एंड ऑफ बार्गेन पूरा किया, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया। फिर ट्रंप के पास ये ब्लॉकेट करने का जो है वो क्या रीजन है? अब अगर आपको समझौता अभी पहले दौर में बातचीत में नहीं बात बनी, आप दोबारा बात कीजिए। लेकिन हॉर्मुज को हॉस्टेज क्यों बना रहे हैं? ट्रंप क्यों बना रहे हैं? देखिए, हम लगता है कि एक बात हम भूल रहे हैं, और वो ये कि समझौते को ईरान कह रहा है कि हमको टोल वसूल करने की इजाजत थी। अमेरिका कह रहा है कि ऐसा हमने कुछ नहीं कहा था। सवाल यहां आकर के अटका हुआ है। सवाल इस बात पर नहीं है कि हॉर्मुज नहीं खुला है, वो तो कह रहा है कि हम तो जाने दे रहे हैं और एहतियात बरतें, ताकि चूंकि हमने माइंस लगा रखा है, इसलिए यदि आपके जहाज गुजर रहे हैं और हमसे बात कर लेते हैं आप, तो हम वो सुरक्षित निकल जाएंगे, इसलिए हम इतना, नहीं तो ईरान की तरफ से बार बार ये आ रहा है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि ये इकोनॉमिक टेररिज्म है। आप एक इंटरनेशनल वाटर को, ट्रंप को हम कल तक गालियां दे रहे थे। क्यों गालियां दे रहे थे भाई? क्योंकि आप बम्बार्डिंग करके पूरे दुनिया को जो है वो आपने आर्थिक संकट में डाल दिया, एनर्जी सिक्योरिटी को आपने चौपट कर दिया है। तब कल तक हम ट्रंप को गाली दे रहे थे।
सवाल यह है कि जब एक इंटरनेशनल वाटर है तो उसको आपने क्यों ब्लॉकेज किया है और किन कारणों से आपने उस पर। अमेरिका कहता है कि वो टॉल ले रहा है, ईरान कहता है कि हम टॉल ले नहीं रहे हैं, और टॉल के कारण ही अमेरिका ने क्या किया है कि ब्लॉकेज कर रहा है। ब्लॉकेज इसलिए कर रहा है, ब्लॉकेज के कारण होगा क्या कि अब ईरान की तरफ नहीं जाएंगे। और कल भी हम लोगों ने इस बात का हम लोगों ने जिक्र किया था कि ये चीजें क्या चीन को स्वीकार होगा, क्या ये चीजें भारत को स्वीकार होगी, क्या ये चीजें सिंगापुर और जापान को स्वीकार होगा, क्योंकि हमारे ट्रेड इससे बाधित हो रहे हैं। अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है सर, एक जरा इस हमारा बर्बाद हो रहा है। इस खबर पर हम लोग लौटेंगे, लेकिन आपको पहले मैं एक इस वक्त की तस्वीर में दिखा देता हूं। पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं इस वक्त देहरादून हाईवे जो है दिल्ली से जोड़ने वाला हाईवे, वो आज से शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल रहेंगे। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनावों की भांति 2027 के चुनाव में भी वीर भूमि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार बनाने में सफल होंगे। समय की बाध्यता के कारण अधिक न कहते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अब रफ्ता नहीं, पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। अब नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से जीत रहा है भारत। अब अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार के साथ साथ नवाचार में भी कीर्तिमान बना रहा है भारत। अब दुश्मन के घर में घुसकर सिंदूर का बदला ले रहा है भारत। अब अंतरिक्ष में उपग्रह के साथ साथ मिसाइल भी छोड़ रहा है भारत। और उत्तराखंड को विश्व की पर्यटन राजधानी बनाकर अपनी विरासत भी संभाल रहा है भारत। अब महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू कर रहा है भारत। और अब बिहार के बाद बंगाल में भी गुंडा राज खत्म करने के लिए तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। देवियों सज्जनों, आज की इस पुनीत बेला में अब समय है दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के चारों चरणों के उद्घाटन का। मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से रिमोट का बटन दबाकर दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करने की कृपा करें अपने कर कमलों से। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और उत्तराखंड को एक बढ़िया हाईवे से, वो लगभग एक्सप्रेसवे जैसा ही है, उससे भी जोड़ दिया गया है। आप बड़े 2.5 घंटे में अब दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून की यात्रा आप कर सकते हैं। पहले इसमें कम से कम 5 से 6 घंटे जो है मिनिमम लगा करता था। तो ये खैर इसकी बात आगे भी हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री जब कहेंगे कुछ तो वो भी आपको हम सुनवाएंगे। बात हो रही थी ईरान की और अमेरिका की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले एक ने रोका, दूसरा रोक रहा है। एक और खबर मैं आपको बताता हूं, इस्लामाबाद में जब बातचीत फेल हो गई और शहबाज और मुनीर ने जो कुछ कोशिश की वो उस पर पानी फिरा, लेकिन बातचीत के रास्ते अभी भी तलाशे जा रहे हैं। दोनों साइड के लोग हवाले से ऐसी खबरें दे रहे हैं कि फ्यूचर में जल्द ही बातचीत, दूसरे राउंड की बातचीत हो सकती है, फिर मिलके बातचीत हो सकती है। ये सीज फायर है, ये 22 अप्रैल तक है। इस बीच अमेरिका ने ईरान को एक और ऑफर दिया है और लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। 6 सूत्रीय प्रस्ताव में पहली शर्त फिर वही यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरी तरीके से खत्म करना, दूसरी शर्त यूरेनियम फैसिलिटीज को डिसमेंटल करना, 400 किलो यूरेनियम अमेरिका को देना, रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करना, हमास, हिजबुल्लाह, हूती को समर्थन ना देना और हॉर्मुज को बिना शर्त खोलना। ये सारे सवाल हैं, लेकिन यही तो सवाल पहले भी थे। जब ईरान जब आपकी बातचीत में 21 घंटे की तब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन ट्रंप से पूछा गया कि अगर सीज फायर खत्म होने से पहले ईरान डील नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, देखिए।
तो अब ये हो क्या रहा है? वही शर्तें दोबारा, वही धमकियां जो सीज फायर से पहले थी, सीज फायर के बीच में थी, बातचीत की टूटने से पहले थी, उसके बाद फिर वही, और वही बार बार बातें जो है वो रिहैश करके वो बता दी जा रही हैं। त्रिपाठी जी, क्या केवल दूसरी बार मिलने की भूमिका बनाई जा रही है, या हमने प्रयास करके देख लिया अब लड़ाई ही करनी पड़ेगी, इसकी भूमिका बन रही है? मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रंप निकलने के सारे रास्ते तलाश रहे हैं, और जैसे ही ईरान को चाइना ने किया था, चाइनीज प्रेसिडेंट के हवाले से, मतलब चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने जो कहा है, 4 पॉइंट दिए हैं। स्टे कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, स्टे कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सोवरेनिटी, स्टे कमिटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, स्टे कमिटेड टू अ बैलेंस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। किसके हैं ये शी जिनपिंग वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट जो भी आप कह लें उसकी क्राइसिस पर बोल रहे हैं। अच्छा। अगर इसको ध्यान से देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात है, अगर इंटरनेशनल लॉ की बात है। इसको ध्यान से देखें तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मतलब ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है वो खत्म होने की बात है। इसको ध्यान से देखें तो एक दूसरे को जब जो सुरक्षा की बात करते हैं वो तो उसकी बात, बट डायरेक्टेड किस पे? ट्रंप पे? नहीं, जाहिर है कि ये तो अब ट्रंप पे ही है ना। तो जितनी चीजें ट्रंप और ईरान दोनों पर है, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो सहमति बनाने की कोशिश हो रही। अब क्या ये जो चीन का इन्फ्लुएंस है या जो बातचीत है ये IRGC तक भी पहुंच पा रही या सिर्फ और सिर्फ वहां तक? क्योंकि जेडी वैंस ने जो कहा उसको ध्यान से सुनना चाहिए। जेडी वैंस ने कहा कि हम तो संपर्क में थे ट्रंप साहब के, अपने रक्षा मंत्री के, अपनी नेशनल टीम से सिक्योरिटी की। ये किसी संपर्क में नहीं थे, इनको लौट के जाना था, वहां फाइल दिखाना था। यानी गलीबाफ और अरागची जब तक वो सो कॉल्ड जो इनके ऊपर भी लोग बैठे हैं या जो काउंसिल कही जाती है, एक्सपर्ट काउंसिल, शिया एक्सपर्ट काउंसिल, उसको दिखाए बिना ये निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रस्ताव था वो गया, अब उस पर डिस्कशन हो, कहां मिड पॉइंट पर आ सकते हैं उसको बात करने के लिए अगली मुलाकात। ईरान का रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं। न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इस सब पर ईरान और ट्रंप दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम दिखाई दे रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री जो इस्लामाबाद गए थे, टॉक्स का हिस्सा थे, उन्होंने कहा न्यूक्लियर एनरिचमेंट हमारा अधिकार है और कोई दूसरा देश इसको लेकर हम पर दबाव नहीं बना सकता। हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण होगा। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकते हैं, इसमें हम किसी देश का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई सिर्फ यह कहे कि हम नहीं चाहते इसलिए तुम ये ना करो तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि ईरान किसी दूसरे देश के ऑर्डर पर कभी नहीं चलता। हम अपने प्रिंसिपल्स को ही अपने लिए अव्वल मानते हैं। नेगोशिएशंस तब कामयाब होंगी जब ईरान को भी बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। फिर एक बार आपको मैं उसी कार्यक्रम में लेकर जा रहा हूं जिसमें प्रधानमंत्री भी बात करने वाले थे, बोल रहे हैं। नितिन गडकरी जी, अजय टम्टा जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर आनंदीबेन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री भाई रमेश पोखरियाल, विजय बहुगुणा जी, तीरथ सिंह रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरती पर आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बड़ी संख्या में आए हुए पूज्य संतगण को भी प्रणाम। उत्तराखंड का प्यारा भूलों, भैबंदों, बावड़ी, भूलियों, शाना बुजुर्गों, आप सबूते नमस्कार। मेरो प्यारो दाजी भाई, दीदी बहनी, आमा बाबा, सबई लाई मेरो तरफ देखी ठोक दिन छो। इस कार्यक्रम से टेक्नोलॉजी के जरिए भी दिल्ली, यूपी से अनेक लोग जुड़े हैं।
मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कार्यक्रम में जुड़े हुए लोगों की भी क्षमा मांगता हूं कि मुझे यहां पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा देर हो गई। सब स्थान पर लंबे समय तक आप सबको इंतजार करना पड़ा और कारण यही था, मैं निकला तो समय पर था, लेकिन करीब करीब 12 किलोमीटर का रोड शो काली मंदिर से लेकर के यहां तक, इतना उत्साह, इतना उमंग कि मेरे लिए तेज गति से गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे लोगों को प्रणाम करते करते, जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेते लेते यहां पहुंचने में मुझे 1 घंटे से भी ज्यादा देर हो गई और इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। और ऐसी धूप में 12 किलोमीटर ये जन सैलाब, ये उत्तराखंड का प्यार, माताओं बहनों का आशीर्वाद, मैं आज उत्तराखंड से एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नई प्रेरणा लेकर के जाऊंगा और मैं इसके लिए हर किसी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज देश में पर्व त्योहार की उमंग है। विभिन्न विश्वों में नववर्ष का आगमन हुआ है। मैं देशवासियों को बैसाखी, बोहाग बिहू और पुथांडू की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अगले कुछ ही दिनों में यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। इस पवित्र समय का देश के कोटि कोटि आस्थावान श्रद्धा भाव से इंतजार करते हैं। मैं पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग और यहां के आराध्य देवों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं संतला माता को भी नमन करता हूं। यहां आने से पहले मुझे मां डाट काली के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। देहरादून शहर पर मां डाट काली की बड़ी कृपा है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में माता डाट काली का आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति रहा है। साथियों, उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा करने के साथ ही 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस प्रगति में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। आपको याद होगा, बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुझे बहुत खुशी है कि डबल इंजन सरकार की नीतियां और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से ये युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है।
इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे अनेक शहरों को भी बहुत फायदा होगा। टूरिज्म के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मैं पूरे देश को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती भी है। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बीते दशक में हमारी सरकार ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, वो संविधान की गरिमा को पुनः स्थापित करने वाले रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पूरे देश में भारत का संविधान लागू है। जिन दर्जनों जिलों में माओवाद, नक्सलवाद खत्म हुआ है, वहां भी अब संविधान की भावना के अनुरूप काम हो रहा है। देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, यह हमारे संविधान की अपेक्षा है। उत्तराखंड ने संविधान की इस भावना को आगे बढ़कर और उस भावना को आगे बढ़ाकर पूरे देश को राह दिखाई है। साथियों, बाबा साहब का जीवन गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को न्यायपूर्ण व्यवस्था देने के लिए समर्पित था। हमारी सरकार आज उसी भावना के साथ हर गरीब, हर वंचित को सच्चा सामाजिक न्याय देने में जुटी है। और सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा माध्यम देश का संतुलित विकास है। सबको सुविधा है, सबकी समृद्धि है। इसलिए ही बाबा साहब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, औद्योगिकरण की भरपूर वकालत करते थे। साथियों, भविष्य की दशा और दिशा क्या होगी, अक्सर लोग इसके लिए हाथ की रेखाओं को दिखाते हैं। जो भविष्यवेत्ता होते हैं ना, वो हस्तरेखाएं देखते हैं और हर व्यक्ति के भविष्य के विषय में बताते हैं। मैं इस विज्ञान को तो नहीं जानता हूं, लेकिन कहते हैं कि ये भी एक शास्त्र है। अब ये तो हो गई व्यक्ति के भाग्य की, जो उसके हाथ में रेखाएं हैं, उसकी बात। लेकिन मैं अगर इसी संदर्भ को राष्ट्र जीवन से जोड़ करके देखूं, तो राष्ट्र की भाग्य रेखाएं कौन सी होती है? राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेस वे होते हैं, एयरवे, रेलवे, वाटरवे, ये हमारे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं होती है। और बीते एक दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। ये विकास की भाग्य रेखाएं सिर्फ आज की सुविधाएं नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि की गारंटी है। और ये मोदी की भी गारंटी है। बीते दशक से हमारी सरकार राष्ट्र के इन विकास रेखाओं पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। अभी नितिन जी ने बहुत सारे आंकड़े सिर्फ उत्तराखंड से संबंधित बताए आपको। देखिए, साल 2014 तक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साल में पूरे देश में 2 लाख करोड़ रुपए भी खर्च नहीं होते थे। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बताता हूं। 2 लाख करोड़ भी नहीं होते थे।
आज ये 6 गुना अधिक 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। यहां उत्तराखंड में ही 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम जारी है। 2014 के पहले पूरे देश के लिए 2 लाख करोड़, आज अकेले उत्तराखंड के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपया। कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़ गए थे वो फिर से जीवंत हो रहे हैं। 4 धाम महामार्ग परियोजना हो, रेल परियोजनाओं का विस्तार हो, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे हो, विकास की ये रेखाएं इस क्षेत्र के कोने कोने में जीवन की भी भाग्य रेखाएं बन रही है। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज जिस स्पीड और जिस स्केल पर काम कर रहा है उसकी पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। मैं आपको उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और दिल्ली का ही उदाहरण देता हूं। कुछ सप्ताह पहले ही दिल्ली मेट्रो का विस्तार हुआ, मेरठ में मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई, दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल देश को समर्पित की गई, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई, हवाई जहाजों के लिए एमआरओ फैसिलिटी पर काम शुरू हुआ और आज देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। साथियों, इतने छोटे से रीजन में ये सब इतने कम समय में हो रहा है। कल्पना कीजिए देश में कितने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। साथियों, आज भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले अनेक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स उस पर काम चल रहा है। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसे बहुत से इकोनॉमिक कॉरिडोर देश में बनाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार है, गेटवे हैं, डोर है और इनसे उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए नए व्यापार कारोबार का मार्ग बनाते हैं। फैक्ट्रियों के लिए, गोदामों के लिए पूरा नेटवर्क, उसका आधार तैयार करते हैं। साथियों, देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो यह है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, किराया भाड़ा कम होगा और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। अब इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए तो हजारों श्रमिकों को काम मिला है। साथ ही जो इंजीनियर है, अन्य स्किल्ड वर्कफोर्स है, ट्रांसपोर्ट है, उससे जुड़े साथी हैं, उनको भी बहुत बड़ी मात्रा में काम मिला है। किसानों और पशुपालकों की उपज भी अब तेज गति से बड़ी मंडियां और बड़े बाजारों तक पहुंचेगी। साथियों, इस शानदार एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड के टूरिज्म को बहुत ही बड़ा फायदा देगा। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और 4 धाम यात्रा के लिए ये सबसे प्रमुख मार्ग बनेगा। और हम सभी जानते हैं
जब टूरिज्म का विकास होता है तो हर कोई कुछ न कुछ कमाता है। होटल हो, ढाबे वाले हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, होम स्टे हो, सबको इसका फायदा होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज उत्तराखंड विंटर टूरिज्म, विंटर स्पोर्ट्स और मेड इन इंडिया शादी के लिए बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। साथियों, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए बारहमासी पर्यटन बहुत जरूरी है और इसलिए मेरा सर्दियों में होने वाली धार्मिक यात्राओं को लेकर बहुत आग्रह रहा है और मुझे खुशी है कि हर साल इन यात्राओं में लोगों की संख्या बढ़ रही है। आपको याद होगा, मैं 2023 में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर गया था। पहले बहुत जाता था, बीच में बिल्कुल जा नहीं पाया। कई वर्षों के बाद मैं गया और मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, गवर्नर साहब बीच में आए, वो भी बता रहे थे कि 2023 में मैं वहां गया और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। पहले वहां कुछ 100 लोग ही सर्दियों में यात्रा के लिए जाते थे। साल 2025 में करीब करीब 40,000 से अधिक लोगों ने इन पवित्र स्थानों की यात्रा की। कभी 1,000 नहीं होते थे, अगर 40,000 पहुंचते हैं तो यहाँ के लोगों की रोजी रोटी की कितनी बड़ी ताकत आ जाती है। इसी तरह 2024 में शीतकालीन चारधाम यात्रा में करीब 80,000 श्रद्धालु आए थे। 2025 में ये संख्या 1.5 लाख पार कर चुकी है। साथियों, हम ऐसा विकसित भारत बनाने में जुटे हैं जहां प्रगति भी हो, प्रकृति भी हो और संस्कृति भी हो। और इसलिए आज होने वाले हर निर्माण को इन्हीं त्रिवेणी, प्रगति, प्रकृति और संस्कृति की त्रिवेणी, इन्हीं मूल्यों के आधार पर विकसित किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से इंसानों को भी सुविधा हो और वहां रहने वाले वन्य जीवों को भी असुविधा न हो, ये हमारा प्रयास है। और इसलिए ही इस एक्सप्रेस वे पर करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। हाथियों को भी असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। वैसे साथियों, मैं आज देश भर के सभी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। हमारे पहाड़, ये वन क्षेत्र, ये देवभूमि की धरोहर, ये बहुत ही पवित्र स्थान है। ऐसे स्थानों को साफ सुथरा रखना ये हम सभी का कर्तव्य है, यहां रहने वालों का भी और यात्री के रूप में आने वालों का भी। इन इलाकों में प्लास्टिक की बोतलें, कूड़े कचरे का ढेर, ये देवभूमि की पवित्रता को ठेस पहुंचाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम देवभूमि के इन स्थलों को, हमारे इन तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। साथियों, अगले वर्ष हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन होना है। हमें आस्था के इस संगम को दिव्य, भव्य और स्वच्छ बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़नी है। साथियों, उत्तराखंड में नंदा देवी राज जात यात्रा भी होती है। ये आस्था का उत्सव तो है ही, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना का भी जीवंत उदाहरण है, जहां मां नंदा को बेटी मानकर पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाता है। इस यात्रा में बहनों बेटियों की भागीदारी इसे विशेष बनाती है। मैं मां नंदा को प्रणाम करते हुए देश भर की बहनों बेटियों को भी विशेष संदेश देना चाहता हूं।
विकसित भारत के निर्माण में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश की बेटियों की, इस देश की माताओं की, बहनों की बहुत बड़ी भूमिका मैं देख रहा हूं। और बहनों बेटियों की सुविधा, सुरक्षा और लोकतंत्र में भागीदारी, ये डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आप अभी देख रहे हैं कि दुनिया में कितना बड़ा संकट आया है। इसे दुनिया के विकसित देशों में भी कितना हाहाकार मचा है। ऐसी मुश्किल हालत में भी सरकार का निरंतर प्रयास है कि हमारी बहनों को कम से कम परेशानी हो। साथियों, बहनों बेटियों की भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव अब देश के सामने है। 4 दशकों के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो गया। सभी दलों ने आगे आकर इस महत्वपूर्ण कानून को समर्थन दिया। अब महिलाओं को ये जो हक मिला है ना, इस हक को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। अब ये लागू होना चाहिए। अब जो 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे और तब से लेकर के आगे विधानसभा के भी चुनाव आते रहेंगे, जो भी चुनाव आते रहेंगे 2029 से ही ये लागू हो जाना चाहिए। ये देश की भावना है, ये देश की हर बहन बेटी की इच्छा है। मातृशक्ति की इसी इच्छा को नमन करते हुए 16 अप्रैल से संसद में विशेष चर्चा तय की गई है। देश की बहनों बेटियों के हक से जुड़े इस काम को सभी राजनीतिक दल मिलकर के सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं, उसको पूरा करें। और मैंने आज देश की सभी बहनों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। सोशल मीडिया में शायद ये मेरा पत्र आप तक पहुंचा होगा। हो सकता है टीवी और अखबार वाले भी इस पत्र का जिक्र करते होंगे। मैंने बड़े आग्रह के साथ देश की माताओं बहनों को इस कार्य में भागीदार बनने के लिए निमंत्रित किया है। मुझे पक्का विश्वास है कि पत्र मेरे देश की माताएं बहनें जरूर पढ़ेगी, एक एक शब्द पर मनन करेगी और इतना बड़ा पवित्र कार्य करने के लिए 16, 17, 18 को संसद में आने वाले सभी सांसदों को उनके आशीर्वाद भी मिलेंगे। मैं आज देवभूमि से देश के सभी दलों से फिर अपील करूंगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जरूर समर्थन करें। 2029 में हमारे देश की 50% जनसंख्या हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, उनको उनका हक हम देके रहे। साथियों, मैं उत्तराखंड आऊं और फौज की बात ना हो तो बात अधूरी ही रहती है। मैं गढ़ी कैंट, ये सभा स्थल, ये उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा का प्रमाण है। यहां पास ही देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े कई संस्थान हैं। 1962 की लड़ाई में शहीद जसवंत सिंह जी रावत जी के शौर्य को देश कभी भुला नहीं सकता। साथियों, सेना के सामर्थ्य को सशक्त करना हो या हमारे सैनिक परिवारों की सुविधा और सम्मान हो, हमारी सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। 1 रैंक 1 पेंशन के माध्यम से हमारी सरकार ने अब तक करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए पूर्व फौजियों को उनके खाते में जमा कर दिए हैं। उत्तराखंड के भी हजारों परिवारों को इसका लाभ मिला है।
इसके अलावा इस वर्ष पूर्व फौजियों के लिए हेल्थ स्कीम का बजट भी 36% बढ़ाया गया है। 70 वर्ष और इससे अधिक के एक्स सर्विसमैन के लिए दवाइयों की डोर स्टेप होम डिलीवरी भी शुरू की गई है। पूर्व फौजियों के बच्चों की एजुकेशन ग्रांट भी डबल की गई है और बेटियों के विवाह के लिए जो सहायता मिलती है उसको भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। साथियों, देशभक्ति, देवभक्ति और प्रगति ऐसे हर आयाम को जोड़ते हुए हमें देश को विकसित बनाना है। एक बार फिर दिल्ली वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और एक प्रकार से देशवासियों को इस शानदार एक्सप्रेसवे की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। देहरादून में थे इस वक्त वो, और उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कितना भारत में कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और ये उसका एक छोटा हिस्सा, खास तौर पर इस उत्तर भारत के इस हिस्से में नोएडा, दिल्ली, मेरठ और उत्तराखंड, इस पूरे रीजन में कनेक्टिविटी को लेकर के जिस किस्म के काम हुए। जेवर का एयरपोर्ट अभी नोएडा के पास जो है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल बनी है और अब ये एक्सप्रेसवे जो है इसका भी उद्घाटन किया गया है। और फिर यहाँ पर उन्होंने जो उनका अभी अगला बड़ा प्रोजेक्ट है उसका भी जिक्र कर दिया, वो है महिला आरक्षण 2029 के लोकसभा इलेक्शन से लागू कर देना। उन्होंने कहा, मैंने आज महिलाओं के नाम एक पत्र भी लिखा है, इससे पहले मैंने सारी पार्टियों से उनका सहयोग भी मांगा है। हम लोग अभी बात ये कर भी रहे थे कि सर्वसम्मति से ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऑपोजिशन और कांग्रेस पार्टी खासतौर पर उनकी तरफ से जिस किस्म की मांग हो रही है, उसके बाद क्या इसमें कोई अड़ंगा डलेगा या सरकार ये काम करा ही लेगी, क्योंकि ये संविधान संशोधन जो है वो उनको कराने पड़ेंगे। मैं तो 2 रिएक्शन देख रहा था, अखिलेश यादव का भी और इनका तेजस्वी यादव का भी। कांग्रेस के अलावा वो भी कोटा में कोटा और चुनावी स्टंट है। अखिलेश जी कह रहे थे चुनावी स्टंट है, केवल इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां भी उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री सारी पार्टियों से भी अपील कर रहे हैं, महिलाओं को भी बता रहे हैं कि ये काम हम करने जा रहे हैं। अब अगला, आज 14 तारीख हो गई है, 16, 17, 18 बिहार, आज और कल में बिहार की बड़ी खबर और परसों से फिर आपको ये बड़ी खबर ये देखने को मिलेगी। तो पहले इसकी बात कर लें, कोई आपको इस बात में संशय कि ये काम होगा, इसमें कहीं रुकावट होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। और अगर रुकावट पैदा करने की कोशिश हुई तो जिसको कहते हैं ना कि कई बार कुछ नियति दिख रही होती है, सामने आपको दिख रहा होता है और आप उसको पहचान नहीं पाते हैं, तो शायद विपक्ष क्या आ रहा है सामने उसको पहचान नहीं पाता। 2/3 चाहिए ना, क्योंकि इसके लिए हाँ, अगर महिला आरक्षण का जो ये विशेष सत्र में सरकार ले आने जा रही है, अगर उसका किसी भी तरह से अड़ंगा लगाकर विरोध किया गया, महिला आइडेंटिटी बहुत बड़ी हो गई है, बाकी सारी आइडेंटिटी से ऊपर है। आप जो पहले SC ST OBC फलाना ढमाका, उससे बहुत बड़ी आइडेंटिटी है महिला आइडेंटिटी। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं सर्वसम्मति ये हो जाए, डिजायरेबल तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अनिवार्य भी, मतलब उनका साथ तो जरूरी है। लोकसभा में नहीं तो आप कैसे करेंगे इसको? मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल की इतनी ताकत रहेगी नहीं कि वो उसका विरोध कर सके। ठीक है, 3 दिन जब सत्र चलेगा, विशेष सत्र होगा, तो तमाम तरह की बातें जोड़ेंगे। जैसे कांग्रेस ने कहा है कि भाई कोटा विदिन कोटा कर दो, OBC को इसके अंदर आरक्षण दीजिए, तमाम और बातें करेंगे। लेकिन जब मतदान का समय आएगा, सभी राजनीतिक दल जैसे 2023 में समर्थन दिया था वैसी स्थिति आएगी, कांग्रेस समर्थन देगी। कांग्रेस जानते हैं कि 50% वोटर, आधी आबादी की नाराजगी वो झेल नहीं सकती। अभी बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव है, लोकसभा चुनाव हमेशा के लिए लगे कि कांग्रेस इसका विरोध किया। तो कांग्रेस कितना भी सोनिया गांधी पत्र लिख दे, कितना भी कुछ कर ले, लोकसभा में समर्थन देंगे, राज्यसभा में समर्थन देंगे, सभी राजनीतिक दल इसको समर्थन देंगे। इंटरेस्टिंग तो होगा, ममता जी को भी समर्थन देना पड़ेगा बिल्कुल इलेक्शन में, जो कुछ भी वहां हो रहा हो बंगाल में। प्रधानमंत्री का मतलब इस वक्त ये लग रहा है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाओं का आरक्षण जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये इस कमिटमेंट को यदि पूरा करते हुए कोई भी पार्टी यदि इसके विरोध में आती है तो मुझे लगता है उसके लिए वो राजनीतिक आत्महत्या करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है।
कोई भी यदि पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जाकर के यदि ये कहती है कि से हम महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ हैं, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको जमीन तक ले जाएगी, इलेक्टोरल कैंपेन का इसको हिस्सा बनाएगी और आज से ही बनाना शुरू कर दें। आने वाले दिनों में आपको चुनाव जो है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बाकी जगहों पर चुनाव है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि 33% महिलाओं का आरक्षण होता है तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। और डिलिमिटेशन करने में जो डर है कि डिलिमिटेशन में जो है वो हमेशा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भारी पड़ता है, ऐसा होता नहीं है। जो राज्य सरकारें हैं वह भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा करती है। हालांकि चुनाव आयोग उसको तय करता है डिलिमिटेशन को, तो ऐसे डिलिमिटेशन कमीशन बनता है और उसमें चुनाव आयोग भी बहुत उसके इनपुट जो होते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जो आरोप है कांग्रेस पार्टी का और विपक्षी दल का कि ये जानबूझ करके 2029 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने आज से ही शुरू कर दी है, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें दम है। इसमें तो दम है। मैं इसे मना नहीं करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी दूर का देख रही है। जी, स्वाभाविक है, वो राजनीति में है, कोई ऐसा तो है नहीं। समय नहीं है। इस पर और पार्टी मीटिंग हुई है सर अभी कि नहीं हुई? नहीं हुई, सर्वदलीय बैठक लेकिन होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने वही कहा था सर्वदलीय अब तो क्या होगी, अब तो परसों तो सत्र आ जाएगा, लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर एक ऑल पार्टी मीटिंग तो होनी चाहिए थी। बात बिल्कुल होनी चाहिए। जी सर, प्रोफेसर साहब, इसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है इमीडिएट इलेक्शन बंगाल, अगला 29 का इलेक्शन, जिसमें मोदी जी या बीजेपी इसमें सफल रहेगी। सोशल ऑब्जेक्टिव भी है, महिलाओं का भागीदारी जितनी ज्यादा हो, और उसी में है ओबीसी वाला। तो मुझे लग रहा है ये बात को जरूर वहां छेड़ा जाएगा डिस्कशंस के थ्रू कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन दिया जाए। और लेकिन कोई विरोध ओबीसी के लिए ही कह रहा हूं, संविधान के लिए में कोई लेकिन उनकी मांग तो यही है ना। नहीं, बट आपको लग रहा है सरकार इसका साथ दे देंगी सारी पार्टियां? अल्टीमेटली वोटिंग के समय होगी, लेकिन उसके पहले काफी इस पर वाद विवाद होगा कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एलिट्स ही जाएंगे। और जो पुराना शरद यादव का वो था ना कि आरक्षण जो है वो विमेन राजा बलकट्टी महिलाओं को मिल जाएगा। सर चले, आज समय इतना ही था। बड़ी खबर तो अब अगली बिहार से होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, प्रोफेसर अमिताभ आपका, प्रोफेसर रागी आपका, समीर जी बहुत धन्यवाद।